चलो, तो नेट क्यों करनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन जानता है नेट के बारे में थोड़ा बहुत? कोई जानता है थोड़ा बहुत नेट के बारे में, नए वालों में से कोई? स्क्रीन दिख रही है आपको, पीपीटी? यस सर। कोई एक बोल यस देना। सर। चलो ठीक है, चलो ओके। नेट के बारे में कौन कितना जानता है थोड़ा बहुत, कि क्या होता है ये, क्यों आए? थोड़ा बहुत तो मैंने बताई होगा, तभी आप आए हो भाई। कोई शेयर करना चाहता हो तो? नहीं? चलो, तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन कर सकता है, क्या इसकी योग्यताएं होती है, एज लिमिट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और योग से रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादातर लोग यहाँ सर, पर। हाँ। जो सर नेट जेआरएफ करना चाहते हैं उनके तो एज लिमिट है 33 ईयर्स। हम्म। और जो पीएचडी के लिए करना चाहते हैं तो उनकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब 40 तक होता है उनके। चलो ठीक। तो योग से रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो या तो एमए कर चुके हैं या एमए कर रहे होंगे। नहीं, एमए भी अब खूब करने लग गए हैं योग में। ठीक है, केवल जैन विश्व भारती जो इंस्टीट्यूट है, जो सबसे ज्यादा है, वो लगभग हर साल 2000 लोगों को एमए करवा रहा है। ठीक है, ऐसे राजस्थान और ऑल ओवर इंडिया के अंदर 870 यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो योग में एमए करवाती है। तो कितने बच्चे हर साल एमए निकल रहे हैं। तो एमए के बाद में हमें क्या करना चाहिए और इस समय कैसे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे। ठीक है, पहले इसका क्राइटेरिया क्या रहता है वो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं इसमें रोजगार कैसे मिल सकता है। ये है अक्षर ब्रह्म योग इंस्टीट्यूट अपना, जो आप अभी इस संस्था से जुड़े हैं। और अभी जेआरएफ होने के बाद मेरे ख्याल से पीएचडी होने तक जुड़ा रहना पड़ेगा, जिनको जिनको पीएचडी करनी है तब उनको। ठीक है। करनी है सर। हाँ, जिनको जिनको नहीं जुड़ना है तभी जुड़े, बाकी तो नहीं जुड़ते। ठीक है, आजकल तो लोग 2 रुपए ही खर्च नहीं करते हैं। आप 6111 रुपए खर्च करके आ रहे हो तो करनी था ही। ठीक है, मेरा परिचय दे देता हूँ, ज्यादातर लोग वाकिफ नहीं होंगे जाना, क्योंकि बाहर से भी हैं कुछ लोग जोधपुर से हैं। अजय पाल सिंह नाम है, जोधपुर के अंदर रहता हूँ मैं। और वर्तमान समय में 2 विश्वविद्यालय हैं, एक तो कोटा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है, वहां पे मैं योग और आयुर्वेद का काउंसलर पर कार्य कर रहा हूँ। और अभी 2 साल पहले जेएनयू के अंदर, अभी 1 साल पहले लगे हैं, दूसरा साल अभी मेरा जेएनयू के अंदर है। जेएनयू के अंदर ओल्ड कैंपस है, वहाँ पे फिजिकल डिपार्टमेंट के अंदर योग की शिक्षा दी जा रही है, इससे केवल डिप्लोमा होता है वहाँ पे। ठीक है, तो डिप्लोमा वालों को मैं पढ़ाने का कार्य करता हूँ। साथ में जो एमपीएड करते हैं उनका भी योग का एक टॉपिक दे रखा है, एक सेमेस्टर होता है। उस सेमेस्टर को मैं जेएनयू के अंदर, यहाँ पे जोधपुर के अंदर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है, वहाँ पे पढ़ाता हूँ। साथ ही मैंने नेट क्वालिफाई किया है योग के अंदर 2021 में, 22 में और 23 में। 3 बार क्या है, एक बार अभी ऐड करना भूल गया, इस बार जो दिसंबर 23 वाला। ठीक है, साथ ही साथ हिस्ट्री के अंदर भी मैंने नेट क्वालिफाई किया है, और साइकोलॉजी के अंदर भी दिसंबर 2023 के अंदर जो हुआ था, उसमें साइकोलॉजी के अंदर भी मैंने नेट क्रैक किया है। अभी मेरी पीएचडी चल रही है, पीएचडी का टॉपिक ही है श्रीमद् भगवद गीता का यौगिक अध्ययन, उसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे। फिर योग के अलावा मैंने हिस्ट्री के अंदर एमए की है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर एमए की है, साइकोलॉजी के अंदर एमए की है। पीजीडी वाइज किया हुआ है कोटा वर्धमान से। पीजीडी से कंप्यूटर का कोर्स होता है वो किया है, एक लाइब्रेरियन का कोर्स होता है वो किया है, बीएड कर रखी है, डिप्लोमा इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का एक कोर्स होता है। रिसेंटली अभी एलएलबी भी की है, और इसके बारे में नहीं दिया, नहीं 2 बार किया। ठीक है, फिर एक स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए होता है, जो ओलंपिक के अंदर शामिल करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक स्पोर्ट्स कोचिंग होती है एनएस पटियाला से। वो 6 वीक प्रोग्राम मैंने किया, जो जहाँ पे ओलंपिक की जो तैयारी करते हैं। ठीक है, फिर वाईसीपी के अंदर लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो पहले लेवल 3 किया हुआ था, अब लेवल 6 क्रैक कर लिया पिछली। ठीक है, साथ ही जो ये आयुष मंत्रालय द्वारा एक प्लेटिनम टीचर अवार्ड का भी मिल चुका है। और ऐसी मजाक मजाक में 2-3 पुस्तकें लिख दी है, 3 बुक्स मैंने लिखी है। एक तो योग हंस है, जो आप सबको मिलेगी, जो इन कोर्स खरीदे तीनों बुक्स आपको दूंगा ही मैं, ज्यादातर लोगों के पास होगी शायद। योग हंस लिखी है मैंने, जिसका कल ही 1 साल पूरा हुआ है लिखे हुए उसको, 30 जून 2023 को लिखी थी। लगभग 1200 के आसपास उसकी प्रतियां बिक चुकी है। फिर दूसरी मैंने लिखी है, जो सबसे ज्यादा जिसकी प्रति बिकी है, योग परिचय। लगभग 2000 से ज्यादा इस बुक को लोग, ये अभी किरण जी दिखा रहे हैं, ये योग परिचय, ये सेकंड बुक लिखी है। और तीसरी लिखी है क्रियात्मक योग। ये 3 पुस्तकें मैंने लिखी है। चौथी पुस्तक पे अभी काम चल रहा है, चौथी और पांचवी पे। एक है आहार और पोषण, और एक है 18 उपनिषद। आहार और पोषण पर मेरे साथ काम कर रहे हैं प्रीति जी चंद्राकर, और 18 उपनिषद पे कर रहे हैं अलीशा जी। तो ये 5, अभी 2 पुस्तकें इसी साल लॉन्च कर लेंगे, तो 3 लिख चुके हैं, 2 पे और कार्य चल रहा है।
तो ये तो होगा मेरा परिचय जो आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहे कितना पढ़ा लिखा हूँ वो आपके काम का नहीं है। अब बात करते हैं कि नेट जेआरएफ हमें करना क्यों चाहिए, कैसी होती है, कौन करवाता है। नेट जेआरएफ यूजीसी सबसे पहले यूजीसी करवाती थी। नेट का फुल फॉर्म है नेशनल एबिलिटी टेस्ट, जेआरएफ का है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। पहले यूजीसी खुद करवाती थी, फिर सीबीएसई करवाती थी, और अब पिछले 2018 से जब से कंप्यूटर होना था एनटीए को एक नई संस्था बनी है जो एग्जाम करवाएगी नेशनल लेवल के। इस संस्था का गठन ही 2017 के एंड के अंदर हुआ था। इसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये अभी यूजीसी का एग्जाम करवाती है। नेट जरा स्पेशली किसके लिए है, रिसर्च फेलोशिप के लिए है, कि भाई जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, बिना रिसर्च कोई भी सब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। जितना शोध करेंगे, जितना रिसर्च करेंगे, तब उस सब्जेक्ट का महत्व बढ़ेगा और उसको मान्यता मिलती है। तो ये नेट का एग्जाम होता है। हर ऐसा नहीं है योग के अंदर होता है, 86 सब्जेक्ट के अंदर होता है। अब एक नया सब्जेक्ट और हो गया है, हिंदू स्टडीज। इस साल ही ऐड किया है 87 सब्जेक्ट, जिसका कोड नंबर 10, अपने योग का कोड नंबर 100 है, उसका 101 रखा गया। टोटल 87 के अंदर। तो हिंदू स्टडीज के अंदर भी एमए शुरू होने लगी है, अगर कोई करना चाहे और इसमें भी कोई अपना करियर बनाना चाहता है, जिसके अंदर अपनी हिंदू संस्कृति की बातें सिखाई जाएगी। अगर कोई ये भी कोर्स करना चाहे तो अच्छा है। और एक पुलिस डिपार्टमेंट की अंदर एमए होती है, जहाँ पे जोधपुर के अंदर है, वहां पे भी ये दो नए कोर्स है, कोई करना चाहे तो। ठीक है, ये तो फिर कभी बात करेंगे क्या होती है, इसका क्राइटेरिया कौन कौन कर सकता है। तो जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो कर चुका है या जिसके करने की इच्छा है, वो इस कोर्स को कर सकता है। कुल मिला के कहें तो ग्रेजुएशन के बाद में कोई भी इस एग्जाम को दे सकता है। शर्त क्या रहेगी कि जैसे आपने, आपकी मंशा है कि मैं योग के अंदर नेट जेआरएफ करूं, आपने एमए नहीं की है, लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं इस विश्वविद्यालय से करना चाहूंगा, जैसे लेंगे श्री कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय से मैं योग में एमए करूंगा और साथ ही साथ मैं नेट क्वालिफाई करना चाहता हूँ, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके अंदर से जब भी फॉर्म निकलेगा तो वहाँ पे एसके भी लिख देना कि श्री कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय से मैं प्रीवियस ईयर का छात्र या छात्रा हूँ, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जब भी आपका नेट का रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आने के बाद में आपको एक डेट शीट जारी होती है, जैसे 1 जुलाई को रिजल्ट आया, ठीक है, तो 1 जुलाई को अगर रिजल्ट आया है 2024 को, तो 30 जून 2026 से पहले पहले आपके पास में वो योग की एमए या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, या किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। तो 2 साल का टाइम मिलता है। तो जो भी एमए प्रीवियस ईयर के अंदर है, वो भी इस एग्जाम को क्रैक करके रख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, या जो कर रहे हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एज लिमिट क्या होती है, तो जो एज लिमिट है वो है 30 साल। किसके लिए है ये, जेआरएफ के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसकी बात करेंगे बाद में आगे क्या होता है। ये जेआरएफ के लिए एज लिमिट है 30 साल, और नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अभी कोटा वर्धमान यूनिवर्सिटी में जैसे मैं जोधपुर के अंदर लगा हुआ हूँ, वैसे वैसे एक वहां पे सर लगे हुए हैं, RS गोगावत सर, एसपी से रिटायर्ड है, डीएसपी से। ठीक है, वो इस बार उन्होंने एग्जाम दिया और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1965, वो नेट दे रहे हैं। ठीक है, इस बार दिया था उन्होंने कोटा से, वो वहां पे कोटा में लगे हुए हैं, तो उन्होंने दिया है, तो आप भी दे सकते हो। 1965 वाला तो दे ही रहा है। तो नेट के लिए कोई भी एज नहीं है, तो इसकी चिंता नहीं करना, ज्यादातर कोई नेट कर रहा है। और जेआरएफ के लिए 30 साल की एज है, लेकिन अलग अलग एज कैटेगरी जो जैसे वो आरक्षण मिला हुआ है, जैसे महिलाओं के लिए है तो 33 दे रखा है। ठीक है, 35 कर दिया अब तो। ओबीसी के अंदर है तो वापस 35, या जो एससी के अंदर आते हैं इन सबको 5-5 साल की, किसी के अंदर 4 साल की छूट दे रखी है। तो जनरल कैटेगरी से कोई आता है, उसकी एज 30 है। जनरल कैटेगरी कैटेगरी के अंदर केवल मेल है, फीमेल को भी छूट दे रखी है। ये ईडब्ल्यूएस के अंदर भी छूट दे रखी है, ओबीसी के अंदर भी छूट दे रखी है। तो लगभग 3 से 5 साल, किसी के अंदर 3 साल की छूट है, किसी के अंदर 5 साल की छूट है, तो वो लोग जेआरएफ कर सकते हैं। नेट के लिए आपको कोई एज की आवश्यकता है नहीं। फिर एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। फर्स्ट पेपर होता है, उसके अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड पेपर होता है जो आपके सब्जेक्ट का होता है, योग का। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है। हर साल जून में और दिसंबर में एग्जाम होता है, इस बार भी जून में हुआ था, लेकिन वो पेपर आउट हो गया। ऑफलाइन करवाने का उन्होंने ट्राई की, तो उनका पेपर वापस अगस्त के अंदर ऑनलाइन होगा। तो जून वालों का भी पेपर हो चुका है, अभी उनका वापस होगा। और दिसंबर वालों का, दिसंबर साल में 2 बार होता ही होता है। 100 क्वेश्चन आएंगे योग के, 50 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन होते हैं फर्स्ट पेपर के लिए।
ठीक है, इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे कि कैसे इसको पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये फर्स्ट पेपर के ऊपर इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। ये सभी पेपर वालों के लिए कॉमन रहता है। जैसे कोई हिस्ट्री से भी नेट में कर रहा है उसके भी ये कॉमन है, कोई पॉलिटिकल साइंस से कर रहा है, कोई लॉ में एलएलएम किया हुआ है वो कर रहा है, ठीक है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो वो कर रहा है, एमकॉम किया हुआ, उन सब के लिए फर्स्ट पेपर तो कॉमन रहता है। सेकंड पेपर हमारा सब्जेक्ट का होता है, योग का होता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं उसमें माइनस मार्किंग कंपटीशन एग्जाम में रहता है। तो 2018 से पहले जो नेट का एग्जाम होता था उसमें 3 पेपर होते थे, ठीक है। तो मैंने जो योग का सीबीएसई पैटर्न के अंदर दिया हिस्ट्री का 2018 के अंदर, उसमें 3 पेपर होते थे। पेपर फर्स्ट 50 क्वेश्चन, पेपर 2 75 क्वेश्चन, पेपर 3 100 क्वेश्चन, इस टाइप से आते थे। लेकिन अभी पैटर्न चेंज कर लिया एनटीए ने, तो 2 ही पेपर होता है। और पहले यूं होता था कि हर पेपर में 25% सॉरी 50% नंबर लाते थे। मतलब फर्स्ट पेपर के अंदर 50% नंबर लाते थे तो सेकंड चेक होता था, सेकंड में भी 50 लाते थे तो थर्ड चेक होता था। अब पैटर्न को चेंज कर दिया है। टोटल 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपके जैसे मेरिट जा रही है 100 क्वेश्चन, आपने योग में 100 में से 100 सही कर लिए, तो फर्स्ट पेपर में भले सब में बी 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 या सी सी कुछ भी लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। या फर्स्ट पेपर के अंदर 50 में से 50 हो रहे हैं और योग वाले में 50 क्वेश्चन कर दिए, तो भी आपकी जेनेट जेआरएफ हो सकती है। 3 घंटे का पेपर होता है, एक ही पेपर होता है, उसमें दोनों में ये साथ ही आता है, ठीक है। कट ऑफ क्या रही है अभी तक इसकी, उसकी बात करते हैं। ये 2022 और 2023 की जो कट ऑफ रही है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यूआर का मतलब है यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाला, ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से कमजोर, ओबीसी, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी मतलब जो ये विकलांग कोटा से आते हैं उनकी। तो नेट और जीआरएफ की ये क्या रही है अभी तक की। तो जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं उनकी लगभग 190 के आसपास रह रही है, 190। ये इसमें पिछले साल 2022 की ये है और 2023 की ये, ठीक है। जीआरएफ की रह रही है 210 से 220 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 172 से 180 के बीच में नेट की, और यो अब जीआरएफ की रह रही है 200 से 210 के बीच में। ये सारी लिस्ट दे रखी है ओबीसी एसटी, जो आप अपनी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का कम से कम नोट डाउन कर देना कि मेरे कैटेगरी के अकॉर्डिंग मुझे इतने क्वेश्चन तो सही करना है। ये मैंने मार्क्स लिखे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखे, इसके दो कर, ठीक है। जैसे हाईएस्ट अपन लेके चलते हैं कि जेआरएफ के लिए ये मान लें 220, जो 2023 की मेरिट रही है। तो मतलब कितने क्वेश्चन सही करना है उसको, 150 में से 110 क्वेश्चन सही करने हैं। आप में से जनरल कैटेगरी में से कौन है, ईडब्ल्यूएस भी जनरल, जनरल से ईडब्ल्यूएस वालों को तो थोड़ा और नीचे आ जाए। सर मैं हूँ अनीता शर्मा। अनीता जी है वो जनरल से हैं, आशीष है जो जनरल से है। तो ये इन लोगों को 110 क्वेश्चन के आसपास सही करना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस से कौन कौन है आप में से, ईडब्ल्यूएस वालों को भी लगभग 105 क्वेश्चन सही करना है। जीआरएफ के लिए बता रहा हूँ, नेट के लिए तो ये दे ही रखा है मैंने, ठीक है। ओबीसी वालों को 190 और ईडब्ल्यूएस दोनों लगभग बराबरी चल रही है, ठीक है। एससी वाले कौन कौन, आप में से कोई है एससी से, एससी कैटेगरी से कौन है आप में से कोई, एसटी से, कोई नहीं है क्या, चलो। जो भी एसटी एससी है कोई है तो उनका देख लेना 180 के आसपास रह रही है। और जो कोई विकलांग कोटे से कोई है तो उनके 140 टू 150 तक गई है। तो आप अपनी एज कैटेगरी के अनुसार देख लेना कि इसमें कितनी मेरिट रह रही है, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब जीआरएफ और नेट ही क्यों करनी है इसके बारे में बात, देखो एमए तो अब सब लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन नेट करने का फायदा क्या होगा, नेट करने के बाद में सबसे बड़ी बात है कि आप एपी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एपी का फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर। नहीं मैं तो मेरा ही मानता हूँ जयपाल। तो आप एपी के लिए एलिजिबल हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जब भी योग के अंदर वैकेंसी आई, अभी जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर परमानेंट वैकेंसी निकली थी एक पोस्ट के लिए फिलहाल, ठीक है, जिसके एग्जाम अभी पोस्टपोन्ड हो गया, जो अभी 2025 के आसपास होंगे, 2024 में तो होंगे नहीं, ठीक है। उसके लिए जॉब निकली, आप में से 2-3 लोगों ने फॉर्म भी भरा था, ठीक है। तो ये परमानेंट जॉब करेंगे तो लगभग इसमें सैलरी आपके 1.5 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी रहती है महीने परमानेंट के अंदर।
नहीं तो मेरी तरह गेस्ट फैकल्टी लग सकते हो नेट करने के बाद में। तो जैसे जेएनयू के अंदर जाते हैं तो 1600 रुपये मिलते हैं 1 घंटे पढ़ाने के। ठीक है, तो अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग हिसाब से देते हैं। मिनिमम 850 रुपये से शुरू होता है। किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं तो 850 से कम आपको 1 घंटे के नहीं दे सकते। ठीक है, तो अगर 2 पीरियड लोगे तो डबल हो जाएंगे, जितना आपको टाइम मिलता है उसके हिसाब से आप पीरियड ले सकते हो। तो ये तो हो गया नेट वालों के लिए केवल। प्लस अभी जो सबसे पहले जो वैकेंसियां चल रही है कि कहाँ पे वैकेंसी आएगी क्या आएगी, तो सबसे पहले जहाँ तक मेरा अनुभव है, केंद्रीय विद्यालयों के अंदर केवी के अंदर सरकारी वैकेंसी आएगी योग के अंदर। उसके अंदर योग्यताएं तो केवल एमए है, लेकिन उसका जो एग्जाम पैटर्न है, धीरेन्द्र शास्त्री जी नाम सुना होगा, जिन्होंने सूक्ष्म व्यायाम दिया, आप में से योग करते हैं काफी लोग। जिन्होंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने जो जिस समय इंदिरा गांधी के वो योग गुरु थे, उस समय उन्होंने योग के अंदर केवी के अंदर वैकेंसी निकाली थी। उस समय 800-900 वैकेंसी कुछ निकाली थी। उस समय एग्जाम का पैटर्न यही था कि 80% थ्योरी और 20% प्रैक्टिकल। तो आप सब अगर नेट की लेवल की तैयारी करोगे तो जब भी केवी के अंदर जैसे 4 या 5 हजार वैकेंसी आएगी, ज्यादा आ नहीं सकती पहले। ठीक है, तो 4-5 हजार वैकेंसी आएगी तो एमए कितने लोग कर रहे हैं हर साल और कितने सालों से पहले करते आ रहे हैं, सब लोग फॉर्म भरेंगे। लगभग 1 लाख के आसपास फॉर्म आएंगे जब भी सरकारी वैकेंसी रहेगी। ठीक है, तो 1 लाख में से 5 हजार लेना है। तो उनके लिए, जिन लोगों ने नेट क्रैक किया उनके लिए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न रहेगा तो उनके लिए बहुत आसानी रहेगी इस एग्जाम को क्रैक करने की। तो सरकारी अध्यापक बनना चाह रहे हो तो उसके लिए भी सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो 2 कामों में नेट काम आ जाएगी। जेआरएफ की बात अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर कि अब तो बिना नेट के पीएचडी भी नहीं हो सकती, पीएचडी के लिए जरूरी है। प्लस जो हम सब योग का, आप सब लोगों का उद्देश्य भी होना चाहिए आईसीसीआर जाने का। भारतीय संस्कृत आयुष मंत्रालय के अंदर एक संस्था चल रही है जो आउट ऑफ इंडिया भेजती है 1 साल के लिए। उसमें सैलरी लगभग 4.5 लाख रुपए हर मंथ होती है। उसकी पहली सीडी नेट है, मतलब मिनिमम नेट चाहिए तो ही आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, हालांकि पीएचडी वालों का भी नंबर नहीं लगता, नेट प्लस पीएचडी मांगता है, लेकिन कम से कम कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं जो नेट पास है और वाईसीबी लेवल 3rd है, वो लोग इसकी भी चर्चा बीच में जब क्लास होगी तो बीच बीच में करते हैं। तो ये नेट करने का ये फायदा है। और जिस बी कोर्स में हम कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, जैसे आप योग में एमए किए तो उनसे एमए वालों से लीग से थोड़ा सा हटके एक हायर डिग्री है, ये कर लोगे तो थोड़ा सा समाज में, या जो एमए वाले जो फील्ड है योग वाले, उसमें थोड़ा सा आपका नाम इज्जत के साथ किया जाए, हाँ भाई ये भाई नेट क्वालिफाई। ठीक है, तो ये नेट का फायदा। फिर है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और एक होती है एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ये जो रिसर्च के फील्ड में जो जाना चाहते हैं योग में सरकार के माध्यम से, उनके लिए ये स्कीम निकाली है। ये यूजीसी द्वारा ग्रांट मिलती है। पहले 38,000 पर मंथ मिलते थे, अब इसको बढ़ा के 45,000 कर दिया इसी साल। जो अब इस साल से जो 2024 से जो दिसंबर के बाद में जो करेंगे, ठीक है, उनको 45,000 पर मंथ मिलेंगे। और लास्ट में एसआरएफ होती है जो लास्ट 2 साल के अंदर होती है, उसमें 55,000 पर मंथ मिलेंगे। तो 45,000 पर मंथ मिलते हैं जेआरएफ क्रैक करने पर। ये कब मिलता है? जब आप योग में जेआरएफ कर लो, एमए आपकी कंप्लीट हो जाए और किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर आप पीएचडी के लिए एडमिशन ले लो। जैसे ही अपन एडमिशन लेते हैं उसमें एक कोर्स वर्क स्टार्ट होता है। तो 6 महीने का एक कोर्स वर्क होता है, उसको कंप्लीट करते हैं, उसको एक एग्जाम होता है। उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद में आपको फेलोशिप मिलनी स्टार्ट होती है, और एक जब तक मिलती है जब तक आपकी पीएचडी पूरी नहीं होती। ठीक है, तो हर महीने 45,000 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। उससे आप पीएचडी भी हो जाएगी फ्री में, प्लस एक मोटा मोटी रकम देगा। अब टोटली कोई मैथ में होशियार हो तो मुझे बता देना कि 55,000 इंटू 36 मंथ कितने रुपए हो रहे हैं, और प्लस 55 इंटू 24 मंथ टोटल कितने रुपए हो रहे हैं। फटाफट कोई कैलकुलेशन करके बता सकता है, बता दो, तब तक मैं थोड़ा सा विश्राम ले लेता। है किसी की मैथ इतनी अच्छी है? कोई नहीं है साइंस वाला आप में से? सर 55 मेरा तो 19,80,000 हो गए मेरे को। नहीं, अब तो गूगल बाबा तो है ही है फिर। मेरा तो मैथ्स में सप्लीमेंट्री है सर 10th में। लगभग 30 लाख रुपए हो रहे हैं। तो मोदी जी ने जो आपको बोला था ना मैं 15-15 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, वो उसमें कंडीशन डाली हुई थी कि जो योग में नेट करेगा उनको मैं 15 दूंगा, और ब्याज सहित अब 30 हो गए। तो जो भी मोदी जी ने झूठ नहीं बोला, जिनको भी 15-15 लाख चाहिए गवर्नमेंट से,
वो यहाँ से उठा सकते हैं 30 लाख, मतलब 29,40,000 मिलेंगे। ठीक है, उसमें से 40,000 तो आप मेरे लिए छोड़ देना, जिन जिनके जीआरएफ हो जाए ना तो वो प्रसाद चढ़ा देना लास्ट में, तो हमने अक्षर में चढ़ाना, जिनके जीआरएफ हो जाए वो लास्ट में 29 लाख आप अपने लिए रखना। ठीक है 25, तो ये आपके मिल सकते हैं जीआरएफ के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन जो आजकल ज्यादातर रहता है, स्पेशली महिलाओं में, कि पैसे आएंगे कैसे आएंगे। तो ये 29 लाख रुपए ऊपर लिख लेना कि भैया कि मैं नेट जीआरएफ करूंगी 29 मिलेंगे। और जो शादीशुदा है वो अपने अभी आज क्लास खत्म होने के बाद मेरी रिकॉर्डिंग सुनाना अपने ससुर जी को या जो अपने क्या बोलते हैं सासू जी को, कि 29 लाख मिलेंगे, मुझे पढ़ते रहने देना, उसमें से 9 लाख सासू जी आपको दूंगी। तो क्या है, वो आपको घर का काम भी वो हेल्प करा देंगे जब भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके जीआरएफ हो सकती है। तो ये नेट जीआरएफ के बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की और इसकी करते रहेंगे। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, फिर हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करें। 9 बजे का टाइम था सर फिक्स। एक क्वेश्चन था हाँ, कि सर सभी यही बोलते कि पास होने के लिए 120 नंबर चाहिए, जैसे कि 40% चाहिए। तो सर ये क्या एलिजिबल है और नहीं इसकी नहीं, मान्यता? ये तो मिनिमम उन्होंने बोला, अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो हम 40% वालों को पास करेंगे। जैसे एनटीए का पैटर्न, चलो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, एनटीए कैसे पास करती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 100 लोगों ने नेट का फॉर्म भरा, ठीक है, उन 100 लोगों में से 6% लोगों को वो नेट के लिए पास करती है। 100 में से 6 लोगों को पास करेंगे। अब उन 6 में से अगर किसी के भी 40 से ऊपर नहीं बन रहे, 45 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, तो उनको लेंगे मिनिमम। मतलब जैसे 10th में पास होने के लिए मिनिमम कितने चाहिए कि भाई 36 मार्क्स चाहिए, फिर मेरिट के अकॉर्डिंग बनता है मेरिट में कौन आता है। वैसे ये नेट के अंदर 100 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो 100 में से 6 लोग नेट के लिए, और इन 6 में से पहले 2 लोग जो जीआरएफ के लिए एलिजिबल है उनको जीआरएफ। ठीक है, तो ये रहता है। इसमें ये भी एक और बात अभी बता देता हूँ। जैसे 100 लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन एग्जाम देने अगर 50 लोग भी आए ना तो उसका 6% करेंगे। ठीक है, एग्जाम में कितने बैठते हैं उसका 6% पास करते हैं। फिर उसमें वो एज कैटेगरी की, भाई एससी के कितने कैंडिडेट बैठे, ओबीसी के कितने बैठे, उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन करके वो मेरिट लिस्ट बनाती है। इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता, लेकिन इतना टफ भी नहीं है। मेरे जैसे मूर्ख लोग करके बैठे हैं, तो आप जैसे तो विद्वान लोग कर ही सकते। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका मेरे ख्याल से सॉल्व हो गया। और कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर सिलेबस आज प्रश्न पूछ लो, कल से फिर नेट जीआरएफ के बारे में प्रश्न नहीं पूछेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इसको सिर्फ। कोई भी हो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो या कुछ भी संशय हो। ठीक है, चलो कोई प्रश्न नहीं है तो फिर जीआरएफ के लिए लगना है, नेट के लिए लगना है, प्लस पीएचडी करके उन गिने चुने लोगों में से आना है। आपके आसपास देखा होगा, आप सब ज्यादातर लोग हम छोटे शहरों से आते हैं, तो आसपास सब एक दूसरे को इधर उधर जानते हैं। कितने लोगों के पीएचडी की हुई है आपके आसपास में से, देखा है किसी? जैसे 100 लोग अगर ग्रेजुएशन करते हैं ना हायर एजुकेशन के अंदर, तो एमए 33 लोग ही करते हैं। अब बढ़ के थोड़ा 35 के पास हो गया, तो 100 लोगों ने अगर बीए की है तो 35 लोग एमए करेंगे, और उन 35 में से भी 7 या 4 लोग नेट तक पहुंचते हैं, 7 से 4 के बीच में। और उन 4 नेट वालों में से भी एक व्यक्ति पहुंचता है पीएचडी में। तो आप अपने आसपास के घरों में देखोगे तो 1 या 2 लोग मिलेंगे पीएचडी किए हुए। तो इस हायर डिग्री को करें। ठीक है, इसको करना ही करना है, प्लस फेलोशिप भी मिलेगी। फिर अच्छा अगर टॉपिक आप सिलेक्ट करते हो तो यूजीसी आपको ग्रांट देती है। अब एक नई पॉलिसी भजनलाल जी सरकार ने निकाली है, जिनकी एज 40 साल से कम है, ठीक है, उन्होंने नेट क्रैक कर दिया, तो उनको 24,000 रुपए हर महीने देंगे। ये केवल अपने राजस्थान वालों के लिए है। अगर राजस्थान से बाहर है, जैसे अंतिम जी राजस्थान से बाहर है, या और कोई जो अरुणिशा जी है ये राजस्थान से बाहर है, तो उनके लिए ये स्कीम नहीं है। राजस्थान सरकार ने अभी ये स्कीम निकाली है कि जिनकी एज 40 है, 40 तक, और लेकिन नेट पास कर चुके हैं, तो उनको 24,000 रुपए मिलेंगे पीएचडी करने के लिए। ठीक है, कितने साल तक? 2 साल तक। ठीक है, तो केवल नेट सर करके हमें तो भी पहले यूपी छोड़ के राजस्थान में ही आना पड़ेगा।
हम सब राजस्थान वाले यूपी आ रहे हैं, अयोध्या आप राजस्थान में बहुत ही कंपटीशन है। नहीं सर, उधर की गवर्नमेंट को ज्यादा ही वैकेंसी भी निकालती है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करती रहती है योग के लिए। आपके तो वैसे हस्बैंड एयरफोर्स में था, आप तो आ ही जाओगे जल्दी, चिंता मत करो। ठीक है, तो ये राजस्थान सरकार ने ये अभी स्कीम निकाली है, तो ये आप सब लोग अगर एज जिसकी 40 से कम है उनके लिए ये भी एक, जिसका किसी का ऑन रह गया है प्लीज म्यूट कर लेना अगर किसी का रह गया हो तो। ठीक है, तो ये लगभग आपके मतलब पीएचडी वाला काम हो जाएगा कि हाँ भाई पीएचडी फ्री में हो जाएगी। और ठीक है, प्लस इसके नेट जेआरएफ करने के बाद आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। रिसर्च पेपर लिखने में भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ठीक है, कोई बुक्स लेकर, कोई राइटिंग अच्छी है किसी की तो राइटिंग्स की, तो वो बुक्स लिख सकता है, उसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे। योग और रोजगार बड़ा टॉपिक है इसके ऊपर। ठीक है, नहीं अभी आप फिलहाल आपको एक अर्जुन तो जैसे मछली दिखती थी वैसे ही आपको नेट जेआरएफ दिखनी चाहिए। तो ये नेट जेआरएफ संबंधी है। अब हम पढ़ते हैं सिलेबस की तरह कि हमें पढ़ना क्या है इन 6 महीनों में, जिससे आपको हर महीने 40,000 के आसपास मिल जाए। यहाँ पे कोई संशय प्रश्न तो नहीं है किसी का? सेकंड पेपर आपका कौन सा होगा, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इन महीनों में वो देखेंगे। 10 यूनिट है, एवरेज ऐसा मान के चलते हैं कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। योग की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और कुछ कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, तो आज हम केवल इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट है, ऑन एवरेज 8 से 9 क्वेश्चन। क्या है इसके अंदर, क्या क्या पढ़ना है हमें? तो योग की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, योग की परिभाषाएं किस किसने दी है, योग के लक्ष्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, प्रस्थानत्रय, इनका परिचय पढ़ेंगे। पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में पढ़ेंगे। षड दर्शन की सामान्य जानकारी लेंगे, 6 दर्शन जो भारतीय दर्शन के अंदर आए उनकी। फिर हमारी रामायण और महाभारत और याज्ञवल्क्य की स्मृति है, जो अब इनके बारे में थोड़ा बहुत कहाँ कहाँ पे इनमें योग आ रखा है। फिर योग की परंपराओं के प्रमुख योगी कौन कौन से उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पतंजलि जी है, गोरखनाथ जी है। संत सानिध्य के अंदर कबीरदास जी, तुलसीदास जी और सूरदास जी को पढ़ेंगे। आधुनिक काल में योगी है उसमें स्वामी विवेकानंद, अरविंद, महर्षि रमन, दयानंद सरस्वती, इनको पढ़ेंगे। फिर अभी लेटेस्ट जो कौन कौन से योग हैं उसमें श्यामचरण लाहिड़ी है, टी कृष्णमाचार्य है, शिवानंद जी है, स्वामी राम हिमालय वाले हैं, महेश योगी है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं। इन सब का परिचय पढ़ेंगे, इन्होंने योग के बारे में क्या 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 कौन सी पुस्तकें लिखी, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। फिर ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, कर्म योग क्या है, राजयोग क्या है, हठ योग क्या है और मंत्र योग क्या है, इनका इंट्रोडक्शन दे रखा है वो पढ़ेंगे। फिर दो नास्तिक दर्शन है, जैन दर्शन और बौद्ध मत, इनके बारे में पढ़ेंगे। एक और दर्शन है चारवाक दर्शन, इसका वर्णन हमारे यहाँ पे नहीं दे रखा। तो ये हम लगभग 9 दर्शनों में से 8 दर्शन के बारे में हम इसमें फर्स्ट यूनिट के इसमें 8 से 9 क्वेश्चन ऑन एवरेज मान के चलते हैं। फिर दूसरी इंपोर्टेंट यूनिट है जिसके अंदर श्रीमद भगवत गीता, योग वशिष्ठ और 10 मुख्य उपनिषद है। टोटल 108 उपनिषद है, उसमें से 10 मुख्य उपनिषद है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। ईशावास्य उपनिषद, इनमें भी सारे उपनिषद, कुछ उपनिषद बहुत बड़े हैं, ठीक है, और कुछ बहुत छोटे हैं। तो इन उपनिषदों में जो सिलेबस के अंदर दे रखे हैं उन्हीं टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ईशावास्य, कैनो उपनिषद, कठो उपनिषद, प्रश्नो, मुंडुक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, चांदोग्य और वृद्धारण्य। बृहदारण्य और चांदोग्य, ये 10 उपनिषद पढ़ेंगे। 10 मुख्य उपनिषद है जो शंकराचार्य ने दिया, इनको हम जब क्लास में डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। फिर श्रीमद भगवत गीता पूरी कोर्स में नहीं दे रखी है, लेकिन श्रीमद भगवत गीता के कुछ अध्याय दे रखे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, श्रीमद भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। और एक योग वशिष्ठ है जो वशिष्ठ मुनि के द्वारा लिखी गई है, उसके अंदर आदि व्याधि क्या है, वहां पे अष्टांग योग दे रखा है, उसकी क्या बात है वो हम पढ़ेंगे। ये दूसरी यूनिट है, यहाँ पे से भी आप 10 से 12 से 15 क्वेश्चन इस यूनिट से मान सकते हैं, गीता और इसमें से मिला। ठीक है, फिर तीसरा टेक्स्ट बुक है जिसमें योग उपनिषद, वो तो मुख्य उपनिषद है जो सारे ग्रंथों में माने गए। ये जो उपनिषद है योग के टोटल 21 उपनिषद के आसपास है। उसमें से श्वेतासर उपनिषद, यहाँ पे हिंदी टाइपिंग गलत हो रखी है, योग कुंडलिनी, योग चूड़ामणि, त्रिशिकी उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद और योग राज उपनिषद, ये 8 उपनिषद है। हर उपनिषद से एक आध क्वेश्चन आता ही आता है, तो 8 क्वेश्चन इस यूनिट से अपना 7 से 8 क्वेश्चन इस यूनिट से अपन मान सकते हैं कि यहाँ से आएंगे। तो ये टोटल कुल मिला के 18 उपनिषद अपने
कोर्स में है, जो जिस बुक पे अभी मैं कार्य कर रहा हूँ उस उपनिषद का नाम ही हमने 18 उपनिषद रखा है, जो आपके इस एनटीए के लिए लिख रहे हैं। साथ में कोई उपनिषद की कोई जानकारी चाहता है उनके लिए ये बुक लिख रहे हैं। तो तीसरी यूनिट ये है। फोर्थ यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है और योग में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है पतंजलि योग सूत्र। ठीक है, समाधि पाद, 4 पाद यहाँ में से ज्यादातर लोग योग पढ़ चुके हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं। इनमें जो पतंजलि द्वारा जो टेक्स्ट बुक है, इसके चारों पादों के बारे में पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। साधन पाद, विभूति पाद और केवल्य पाद। योग सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर मतलब योग की हर एग्जाम, चाहे वो डीवाईएस से लगा कर, जो सबसे छोटा पेपर होता है डीवाईएस, डिप्लोमा इन योगिक साइंस, या सीआईए ले लो, सर्टिफिकेट सीवाईए ले लो, सर्टिफिकेट इन योग, यहां से लगाकर जो 3 महीने का कोर्स होता है, वहां से लगाकर पीएचडी या आईसीसीआर कहीं पे भी जाओ, योग सूत्र से संबंधित क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। तो ये आधार ग्रंथ है योग का। अगर आप योग कर रहे हैं और पतंजलि योग सूत्र के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी रखना अति आवश्यक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे योग सूत्र से, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। फिर हठ योग के प्रमुख टेक्स्ट बुक है, 8 टेक्स्ट बुक दे रखी है। योग बीज आपको नहीं दिख रही होगी तो इसको थोड़ा सा मैं आपको पीडीएफ शेयर कर लूंगा, इसमें देख लेना। 5th यूनिट, इसमें योग बीज, गोरख संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता। ऊपर हमने जो 2nd यूनिट के अंदर पढ़ी उसका नाम है योग वशिष्ठ। ठीक है, और इसका नाम है वशिष्ठ संहिता। दोनों अलग अलग रचनाकार है, उसके बाद में बात करेंगे। तो वशिष्ठ संहिता, फिर एसएसपी सिद्धांत सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, घैनट संहिता, हठ रत्नावली, इनकी हम करेंगे कहाँ पर योग दे रखा है, कितने यम दे रखे हैं, कितने नियम दे रखे हैं, मुद्राएं कौन से आसन है, कौन से प्राणायाम है, कौन से ध्यान की विधियां है, षटक्रम कौन सा है, इन संबंधी सभी टेक्स्ट बुकों के अंदर जो चर्चा है। बहुत अच्छे क्वेश्चन अभी यहाँ से इस यूनिट से निकल रहे हैं। इस यूनिट से हम मान के चलो 12 से 15 क्वेश्चन इन्हीं इस यूनिट से आ सकते हैं। ठीक है, इस बार तो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये हम पढ़ेंगे 5th यूनिट के अंदर। फिर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है यूनिट 6, मानव मनोविज्ञान, मानव शरीर, क्रिया विज्ञान, आहार एवं पोषण। ठीक है, इसमें पूरी एनाटॉमी के बारे में बताया, कोशिकाओं से लगाकर प्रजनन तंत्र तक, श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र। ठीक है, एनाटॉमी पूरी पढ़ेंगे। आहार और पोषण पढ़ेंगे, कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कैसे। उससे पहले हमसे एक साइकोलॉजी का पार्ट भी दे रखा है, निद्रा की क्या अवस्था होती है, यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी आया था। निद्रा के विकार क्या है, व्यक्तित्व वाले क्वेश्चन आए थे, संवेदन वाला इस बार क्वेश्चन आया था, प्रत्यक्षण, स्मृति। ठीक है, इन संबंधी के बारे में भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। आठ संबंधी, फिर 7th यूनिट है। इस यूनिट से भी 8 से 9 क्वेश्चन अब आने लग गए हैं। ठीक है, तो इसको भी इस बार अच्छे क्वेश्चन आए थे, इनको देखेंगे। फिर है योग और स्वास्थ्य। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, इसके टूल कौन कौन से हैं, 3 गुण कौन कौन से हैं, पंच महाभूत कौन कौन से हैं, पंच प्राण कौन से हैं, इसकी चिकित्सा कैसे हो सकती है। ठीक है, यौगिक आहार कैसा होना चाहिए, घैनट संहिता में योग आहार की अवधारणा कैसी है। ठीक है, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए योगी की। ये मोटी मोटी, और लगी इस यूनिट का 80% पार्ट तो हम 5th यूनिट के अंदर और 4th यूनिट के अंदर पढ़ लेंगे। केवल 20% जो पार्ट है वो नया रहता है। तो इस यूनिट से क्वेश्चन कम आते हैं, जिस 20 बाकी तो हम जैसे ज्ञान संहिता के अंदर, ज्ञान संहिता के अंदर पढ़ लेंगे। मैत्री मुदिता करुणा उपेक्षा, ये हम योग सूत्र में पढ़ लेंगे। तो इसे में वापस पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस यूनिट से निकल सकते हैं। इसमें वात पित्त कफ संबंधी जो क्वेश्चन है जो निकल जाए, ये इसको हम 7th यूनिट के अंदर देखेंगे। फिर है 8th यूनिट, चिकित्सकीय योग। कौन कौन से योग की, रोग की कौन कौन से योग के माध्यम से चिकित्सा हो सकती है, जिसको हम थेरेपेटिक योग के नाम से जानते हैं। भाई किस बीमारी के लिए कौन सा योग करना चाहिए। ठीक है, कौन से प्राणायाम करना चाहिए, कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए, कौन सा बंद लगाना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन 1-2 इस यूनिट से भी 2-3 या कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि भाई षटक्रम करने से कौन कौन से होंगे, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी है, सर्वाइकल के लिए कौन सी है, माइग्रेन के लिए कौन सा आसन करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम है। इसमें एक कोर्स अपने दे रखिए योग और योग। ठीक है, तो इनको यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन चिकित्सकीय योग के रूप में आते हैं। फिर इंपोर्टेंट है कि 9th यूनिट, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन। 9th यूनिट के अंदर एक छोटी सी टेक्स्ट बुक है 40-50 पेज की,
उसके अंदर दे रखा है कि आपको टीचिंग क्लासें कैसी लेनी चाहिए, कि भाई आप योग के शिक्षक बन गए, आप अपने स्टूडेंट को कैसे लोगे, बच्चे हैं तो कैसे उनकी सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करोगे, बड़े हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करोगे, कोई रोगी है तो उनके लिए कैसे करोगे, कोई नया है उसके लिए कैसा करोगे, उसका अपना लेसन प्लान कैसे लेके जाओगे। तो लेसन प्लान संबंधी है कि जब हम एनआईएस करते हैं वहां पे सिखाते हैं, या आपने कोई बीपीएड वीपीएड किया होगा तो आपको पता होगा कि भाई लेसन प्लान कैसे बनाते हो। ये लेसन प्लान संबंधी इजी यूनिट है और अच्छी यूनिट है, यहाँ से भी 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, अच्छी शॉर्ट यूनिट है और अच्छे मार्क्स यहाँ से ला सकते हैं। तो ये 9th यूनिट संबंधी है कि भाई पाठ योजना बहुत अच्छी यूनिट है। ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी आगे जब आप नेट की क्लास लोगे, भगवत गीता के अनुसार भी एक श्लोक के बारे में यहाँ पे चर्चा की, वो पढ़ेंगे। फिर कक्षा का बैठने का तरीका कैसे होना चाहिए, अर्धचंद्राकार बैठाना चाहिए या गोल बैठाना चाहिए, आयताकार बैठाना चाहिए, कैसे बैठाना चाहिए बच्चों को, इसकी चर्चा करेंगे। और फिर 10th यूनिट है जो प्रैक्टिकल से संबंधित है, इसका भी ज्यादातर भाग हम पहले पढ़ चुके होंगे। सूर्य नमस्कार क्या होता है, उसके फायदे क्या है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। आसन कुछ दे रखे हैं, बैठ के की जाने वाले, लेट के की जाने, पीठ के बल संतुलन वाले, प्राणायाम कौन सा है, इनको हम 5th यूनिट में ज्यादातर इनको पढ़ लेंगे, ज्यादा इसमें रिपीट करने की आवश्यकता रहेगी नहीं। तो कौन सा आसन से क्या लाभ होता है, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, इस संबंधी चर्चा। और कुछ जो नए टॉपिक है वो है यौगिक अभ्यास, जिसमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जा रहा है। 48 सूक्ष्म व्यायाम दिए गए, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है। सूक्ष्म व्यायाम जो हम योग करने से पहले करते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में बात करेंगे। चक्रीय मेडिटेशन है जो एस व्यासा द्वारा दिया गया है। एस व्यासा धवनी MSRT दिए रखा है, इस कोर्स को करेंगे। भावातीत ध्यान क्या होता है, योग निंद्रा क्या होती है, सवित ध्यान क्या होता है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय का, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, ये सारे 10 यूनिट है और 100 क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं। तो ये सिलेबस संबंधी मैंने छोटी सी जानकारी आपको दी है, बाकी सिलेबस को पढ़ेंगे। अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको PDF भेज दूंगा, तो सिलेबस का प्रिंट आउट आप सब निकाल लेना। और जब तक एग्जाम 2 प्रिंट आउट निकाल लेना, एक तो जहाँ पे टेबल पढ़ते हैं वहां पे रखना पास में, पेस्ट कर देना, और एक हमेशा जब भी टाइम मिले इसको याद करते रहना। सिलेबस में से भी दो, मैं हर बार कहता हूँ कि 2-3 क्वेश्चन आपको सिलेबस में से ही आते हैं, और इस बार भी आए। तो सिलेबस अच्छे से याद हो जाएगा। आपको ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या है, सेकंड यूनिट के अंदर क्या है, थर्ड यूनिट के अंदर क्या है, फोर्थ यूनिट के अंदर क्या है, फिफ्थ यूनिट के अंदर क्या है, सिक्स्थ यूनिट के अंदर क्या है, ठीक है। तो सिलेबस को रोज देखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि किसके अंदर क्या है। स्पेशली अगर पूरे याद नहीं कर पाओ तो दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, इन 3 यूनिट के सिलेबस तो आपको अच्छे से याद होने ही होने चाहिए। फिफ्थ का नहीं कर पाओ, सिक्स्थ का नहीं कर पाओ, 7th 8th 9th 10th, चलो। तो सेकंड थर्ड फोर्थ ये तो करनी ही करनी है, सबके लिए मस्त है ये, ठीक है। और बाकी आपकी इच्छा हो तो बाकी इन 3 यूनिट को अच्छे से याद करनी चाहिए। तो ये सिलेबस संबंधी हमने डिस्कस किया। यहाँ पर कोई प्रश्न हो तो पूछ। कोई संशय नहीं है? सर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। आप जो वीडियो डालते हैं ना, उसमें यूनिट 1 की होंगी, तो जितनी भी वीडियो होगी वो 1 2 3 करके डालिएगा, क्योंकि जब दोबारा देखते हैं ना तो ढूंढने में परेशानी होती है। अरे तो नोट्स बनाओ ना उसके, चलो आपने वो नीचे लिख के बोल रहे हो आपके उसमें वो लिख लो भाई यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट डे यूं। हाँ सर, और एक फ्रंट कवर होता है ना, फ्रंट कवर बना देते हैं जो वीडियो में दिखाई देता है चलो सबसे ठीक है, पहले। ओके। जो वीडियो भेजेंगे तो उसमें नीचे लिखना ऐसे आप जो कह अगर रहे हो कि किसी भाई। और को भी सजेस्ट करते हैं ना सर, तो उनको भी आसानी हो जाती है देखने में। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने अच्छा सजेशन दिया कि जब भी वीडियो डालें तो उसके अंदर नीचे लिख लेंगे भाई ये इस क्लास का वीडियो है, ताकि बाद में भी कोई देखना चाहे तो देख सकते। चलो बढ़िया। और तो ये अपने आज की क्लास का हो गया। कल आपको बताएंगे टिप्स पढ़ाई की, फिर हम विधिवत रूप से इसकी बुधवार को कल हम पढ़ेंगे कि नेट की तैयारी आपको मैं कैसे कराऊंगा, आपको कैसे करनी है, इस टाइप से। कुल मिला के मोटिवेशन की क्लास ऐसा मान सकते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। बाकी इस PPT को हम कल देखेंगे और कुछ 1-2 PPT और से, ठीक है। तो आज पहला दिन है तो पेन कॉपी मेरे ख्याल से लेके बैठे नहीं होंगे, तो कल से लेके बैठ जाए, ठीक है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा अस्त्र है जो आपको कुछ नहीं से बहुत कुछ बना सकता है। एजुकेशन इज द ओनली वेपन which can make you from nothing to much.
ठीक है। और कोई एजुकेशन संबंधी कोटेशन याद है किसी को? अंबेडकर का याद है किसी को? ग्रेजुएशन तो कर रखी होगी, अंबेडकर को तो पढ़ा ही होगा। शिक्षा शेरनी का दूध दूध है, जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। ठीक है। हाँ तो जितना आप हाँ। योग के बारे में जानोगे उतना ही फिर आप, ठीक है। तो सब लोग कमर कस लो, अपनी सुरक्षा पेटी बांध लो, और घर के कुछ इधर उधर के जो छोटे मोटे काम है उनको आजकल में निपटा दो। और 8:30 से 10 का टाइम एक टीवी एपिसोड की तरह, जैसे वो आता है ना, वो क्या नाम है उनका, एकता कपूर के सीरियल, वैसे वैसे अपना एपिसोड शुरू हो रहा है 1 तारीख से। ठीक है, ये 6 महीने एपिसोड चलेगा, रोज आना चाहिए, अच्छा लगे क्लाइमेक्स रहे नहीं रहे, ट्विस्ट आए नहीं आए, रोज आते रहना है इसमें। हाँ ठीक है। हाँ, वो तो सर अच्छी इस लगती बार इस बार है। ये है ना, मतलब सारे चैप्टर ना सीक्वेंस लाइव में होंगे, हाँ, इस बार मतलब नोट्स भी कंटिन्यू पूरे चलेंगे। मैंने नए बना रहे हैं इस बार। ठीक है, ताकि 2 साल हो गए आप सर भी पढ़ते एक रहो। एक क्वेश्चन था सर, जब भी आप पीपीटी शेयर करते हो, हमें एक्सप्लेन करते हो, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट होता है वो हमें नोट डाउन करवा दीजिए कि ये इम्पोर्टेंट है और इसको आपको लिखना है कॉपी पेन के अंदर। जब हम हाँ रिवीजन करते हैं देखो, तब वो देखो मैंने जो पीपीटी शेयर करूंगा या पीडीएफ करूंगा, ये इंपोर्टेंट में से भी इंपोर्टेंट निकाल, वैसे देखो अभी योग सूत्र खुद 200 पेज की टेक्स्ट बुक है। ठीक है, ये सारे उसको इंपोर्टेंट ही बनाए, आप तो इनको एक एक लाइन को मेरे ख्याल से पढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी एग्जाम के समय हम कह सकते हैं कि अति विषय, अभी तो हम जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो आप सबको पूरा जो पीपीटी बता रहे हैं उसको एक एक शब्द को, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने ऐसे कैसे बोला था कि सर इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट मुझे बता दो, वैसे नहीं चलेगा। आपको पूरे के पूरे एक एक को इनको याद करना है, तब जाके एग्जाम क्रैक होगा। लेकिन फिर भी हम लास्ट में प्रयास करेंगे कि आपको कुछ अति आवश्यक बता दें। जैसे मैंने अभी आपको बताया 10 की 10 यूनिट पढ़नी है, लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे हो तो कम से कम दूसरी तीसरी चौथी जो यूनिट है उसके अंदर जो बातें दे रखी है उसको अच्छे से याद कर लें। ऐसा करेंगे, अभी इंपोर्टेंट के चक्कर में अपन नहीं रखे, पूरी डिटेल स्टडी करो, क्योंकि ये भी इंपोर्टेंट का ही इंपोर्टेंट मैंने डाला है। देखो बाकी आपको ज्ञान संहिता अगर आगे पढ़ना है ना, तो हट प्रदीपिका, ज्ञान संहिता और योग सूत्र और श्रीमद् भगवत गीता, ये 4 टेक्स्ट बुक को आपको अच्छे से करनी है। बहुत अच्छा सिलेबस है, अगर ये पढ़ोगे ना तो ज्यादा नहीं तो आपके अंदर भक्ति भाव की विचारधारा है तो उत्पन्न हो ही जाएगी। योग एक सब्जेक्ट नहीं है, योग एक बहुत दर्शन है, जीवन जीने की कला है। ठीक है, तो इस सिलेबस बाकी सबको, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ोगे तो एक सिलेबस की तरह है, नदियां यहाँ से आ रही हैं, बाबर ने मारा वो किया, मैंने 3-4 में पढ़ा भी है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर नए आर्टिकल आ रहे हैं, कोई काम के नहीं है। इनको पढ़ोगे तो एक जीवन की यात्रा प्रारंभ होगी नई, वास्तविक रूप से। योग केवल जुड़ते तो हम केवल पैसों की वजह से है, लेकिन धीरे धीरे करते करते हमें योग मानव से महामानव बनाने की यात्रा है, पुरुष से महापुरुष बनाने की यात्रा है। धीरे धीरे अभी शुरू करते हैं, देखो आप में से कितने लोग उस तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, ये आपको सिखाएंगे। कल हम कैसे इसकी तैयारी रहेगी, कैसे एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है, कैसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बुधवार को हमारी पहली क्लास होगी स्वामी विवेकानंद के ऊपर। ठीक है, तब तक 1-2 लोग और कोई जुड़ना है तो वो जुड़ जाएंगे, कोई रह गए होंगे तो आपके आसपास में से भी कोई जुड़ना चाहे तो उनको बोल देना कि तुम जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हैं। सर फर्स्ट पेपर का कोई पासिंग मार्क्स नहीं होते क्या? नहीं, कोई पासिंग मार्क्स उसके कुछ नहीं है। मतलब दोनों मिला के ही होते हैं? हाँ, 150 में से मार्क्स आएंगे आप। और कोई प्रश्न?